नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 में। तो अब शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो जो भी लोग क्लास से जुड़े हुए हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और भी लोगों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ सकें। तो आप सभी को पता होगा कि ये हमारी करंट अफेयर की क्लास जो है डेली 7 बजे होनी होती है। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को और देखेंगे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे आपको मतलब ज़्यादा जो न्यूज़ हैं, ज़्यादा समाचार हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को आप तक अच्छे से पहुँचाया जाए, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का, सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम टू ग्रैंड मास्टर 360। और आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको लिंक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, जहाँ पर आप फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह आप ग्रैंड मास्टर फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ये तो क्या था हमारा एक आप लोगों के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करने का, और उसके बाद शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। और क्लास शुरू करने के पहले आप लोगों के लिए एज ऑलवेज हमेशा की तरह जो मोटिवेशन मेरी तरफ से रहता है उसको मैं डिलीवर करना चाहूँगा आप लोगों को। तो क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। ठीक है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है आपको कि कल क्या होना है, और कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जो भी कल के लिए टाल के रखा है आप लोगों ने, उसको आज ही कर लीजिए। ठीक है। तो आप लोगों के लिए अभी टालना सिर्फ पढ़ाई का हो सकता है, और बाकी दुनियादारी में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी पड़ी है, यही सब झेलना है। तो कोशिश कीजिए कि अभी जो आपका क्रीम टाइम है, जहाँ पर ज़िंदगी के वो दो रास्ते आपको मिलते हैं, जहाँ से एक आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है और दूसरा एक ले जाता है जो अभी आपको बहुत अच्छा रास्ता लगेगा, लेकिन बाद में वो क्या होता है, उसकी ना कोई मंजिल होती है, ना कोई फसाना होता है। बस आप चले जाएंगे और कुछ टाइम के बाद वो जो रास्ता आपको बड़ा प्यारा लगेगा, फिर वो कांटों भरा लगने लगेगा। तो चलिए, फिलॉसफी ख़त्म करके क्लास शुरू करते हैं। और क्लास में पहला टॉपिक डीआरडीओ से रिलेटेड है। तो डीआरडीओ ने क्या किया, अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। अभ्यास क्या है? तो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसको हीट नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये? HEAT। ठीक है। क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसका नाम क्या है? अभ्यास। ठीक है। तो आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यास। तो ये क्या है? पोर्टेबल है, इसको हम कहीं से भी मतलब लॉन्च कर सकते हैं एक लैपटॉप की सहायता से। इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, कंट्रोल करके लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि भारत में जो रक्षा उपकरण के चीज़ें हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ही करता है उनको। ठीक है। तो जैसे मिसाइल हो गई, रॉकेट हो गए, या फिर कोई गन हो गया। ठीक है। ये जो टैंक्स होते हैं, इन सभी चीज़ों में जो R&D होता है, या फिर जो एक नोडल एजेंसी है, वो कौन है? DRDO है। ठीक है। तो DRDO ने
हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, मानी कि अभ्यास के 4 उड़ान परीक्षण जो है वो सफलतापूर्वक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। तो ये जो अभ्यास है इसके 4 टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। इसे डीआरडीओ ने वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एडीई द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित ऑटो पायलट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिजाइन किया है। ठीक। इसमें हथियार, अभ्यास के लिए आवश्यक रडार क्रॉस सेक्शन, विजुअल और इंफ्रारेड वृद्धि प्रणाली है। तो ये इन सारी चीजों से ये लैस है। अगर बात करें तो इसको ग्राउंड से मतलब सतह से ही, जमीन से ही लॉन्च किया जाता है और वहीं से ही इसको कंट्रोल भी किया जाता है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप आधारित कंट्रोल सिस्टम है इसका। एक लैपटॉप की मदद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसको, विमान को क्या किया जाएगा, इसके लैपटॉप के मदद से ही एकीकृत किया जा सकता है। ठीक। एडीई द्वारा डिजाइन किया गया अभ्यास हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक यथार्थवादी खतरे का परिदृश्य प्रदान करता है। ठीक है। तो ये पहली न्यूज़ जो थी वो आपके लिए क्या थी, डीआरडीओ का अभ्यास सफल परीक्षण हुआ इसका। और इसके बाद चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर। तो आप सभी को लोगों को पता है कि इस टाइम पर सदन के सत्र जो है वो चल रहे हैं और सदन के सत्र में जो बिल्स हैं वो पेश किए जा रहे हैं, पास भी हो रहा है, नए कानून भी बन रहे हैं। तो जैसे आप लोगों के साथ कल मैंने डिस्कस किया था कि जो कि क्या था, जो परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक होते हैं, सॉल्वर बिठाए जाते हैं, तो ये बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं इनके संबंध में जो एक तरह से नकेल कसने के लिए इस जो ये गतिविधि है, पेपर में जो नकल माफिया सक्रिय हो जाते हैं, इनको रोकने के लिए क्या लोक परीक्षा विधेयक जो है वो पास किया गया। ठीक है। तो अब उसमें विधेयक में क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था उसको ब्रीफ में। जैसे उसमें क्या है कि जैसे कोई संस्था है, ठीक है, वो एग्जाम कराती है। ठीक। तो एग्जाम कराने वाली संस्था अगर पेपर लीक में संलिप्त पाई जाती है तो पहली बात तो क्या किया जाएगा, उसको बैन कर दिया जाएगा पेपर कराने से। दूसरी चीज क्या होगी, जो भी पेपर में खर्च आया रहेगा, अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो सारा खर्च जो होगा वो कौन वहन करेगा, वो कंपनी वहन करेगी। ठीक है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, जो दलाल लोग हैं, माफिया लोग हैं, अगर ये इसमें पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, तो उनको 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और दूसरा चीज क्या किया गया, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया है। इसमें आपको जमानत जो है वो कोर्ट से ही मिलेगी। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो अपराध होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल, मतलब एक जमानती और एक गैर जमानती। तो जमानती और गैर जमानती में आप, जैसे कुछ लोगों को लगता होगा कि गैर जमानती है तो जमानत नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी, सीधे जेल में ठूंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जमानती या फिर बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं, जमानती अपराध जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सिंपली वो क्या होते हैं, उनको क्या किया जाता है, बेलेबल ऑफेंस में आपको जो आपका मतलब संबंधित पुलिस स्टेशन होगा जहां पर रखा जाता है शुरुआत में 24 घंटे के लिए, तो वहीं से आपको बेल मिल जाती है। ठीक है। और नॉन बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल में आपको थाने से बेल नहीं मिलती। आपको बेल कहां से मिलेगी, आपको बेल के लिए, जमानत के लिए कहां जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी उसमें लोक परीक्षा विधेयक 2024 में। तो उसके बाद फिर से एक विधेयक पास किया गया जिसका नाम है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। ठीक है। तो इसके पहले जो विधेयक था वो 1974 का था। तो इसको ये क्या करेगा, संशोधित करेगा।
ठीक, 1974 के जल विधेयक को ये क्या करेगा, संशोधित करेगा। ठीक है, तो राज्यसभा ने जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के गठन से संबंधित जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ठीक है, तो देखिए, तो ध्वनिमत क्या होता है, तो ध्वनिमत ये होता है कि एक बार जैसे आवाज लगा करके, ठीक है, तो जैसे आपने संसद की प्रक्रिया देखी होगी तो उसमें मेज थपथपाया जाता है सपोर्ट करने के लिए, तो वैसे ही क्या है कि ध्वनिमत से इसको पारित कर दिया गया, मतलब वोटिंग की आवश्यकता इस पर नहीं पड़ी। ठीक है, तो बिना वोटिंग के ही इसको ध्वनिमत से राज्यसभा में पारित किया गया। यह विधेयक 1974 के 1974 के जल अधिनियम में संशोधन करता है। ठीक है, और इसमें देश के विकास में प्रतिरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया है। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है, विधेयक में कानून के उल्लंघन पर प्रतिदिन के अकॉर्डिंग हिसाब से जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो जुर्माना होगा, जुर्माने की जो राशि होगी वो कैसी होगी, वो डेली बेसिस पर होगी। क्लियर? सभी लोगों को यहां तक चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहां पर प्रावधान क्या किया गया कि जो जुर्माने की राशि है उसका, एक मिनट, ठीक है, तो यहां पर जो जुर्माना है वो प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाएगा। ठीक है, फिर नए विधेयक में कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर जुर्माने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्या किया गया, जो कुछ ऑफेंस थे, अपराध थे, उनको क्या किया गया, अपराध की श्रेणी से हटाया गया और कहां पर रखा गया, उन पर जुर्माना की श्रेणी में उनको रखा गया है। मतलब अब क्या किया जाएगा, उन पर जुर्माना आरोपित किया जाएगा, शुल्क वसूली जाएगी। ठीक है, फाइन लगेगा। तो ये शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां लागू होगा, और जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पर कानून जो है वो बना सकते हैं, इस प्रस्ताव को लागू कर सकते हैं। ठीक, आगे क्या है, अधिनियम के अनुसार किसी भी उद्योग या उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो कोई भी जल संबंधित जो उद्योग हैं या फिर जल उपचार तंत्र जो होते हैं, संयंत्र होते हैं, उनको स्थापित करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड से आपको परमिशन लेनी होगी, जिससे क्या है, जल निकाय, सीवर या भूमि में सीवज का निर्वहन होने की संभावना है। विधेयक में केंद्र सरकार बोर्ड की सलाह से कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्राप्त करने की छूट दे सकती है। विधेयक में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा दी गई सहमति को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। मतलब जो पावर सबसे ज्यादा कहाँ है, केंद्र में है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मान लीजिए किसी विषय पर केंद्र और राज्य, सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, दोनों कानून बनाते हैं। तो अगर दोनों कानून बनाते हैं तो क्या होता है, दोनों के द्वारा बनाया गया कानून अगर एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इनमें दिक्कत होती है, तो क्या होता है, तो सिंपली ये केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी माना जाता है। तो सेम वही यहां पर भी बताया गया कि जो राज्य का या फिर राज्य का जो प्रदूषण बोर्ड है उसने कोई भी मंजूरी दी है तो उस मंजूरी को केंद्र के पास स्वीकार करने का ऑप्शन है, अस्वीकार करने का ऑप्शन है, या फिर उसको रद्द करने का भी ऑप्शन
है। ठीक है, फिर उसके बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के बिना उद्योग स्थापित करने और संचालित करने पर 6 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। क्लियर? विधेयक इस सजा को बरकरार रखता है। यह जुर्माना 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में भी हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इस विधेयक में बोली गई हैं। उसके बाद क्या है? लिंकन यूनिवर्सिटी। लिंकन यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ये मलेशिया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है? तो लिंकन यूनिवर्सिटी न्यूज़ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्होंने प्रस्ताव दिया है भारत के तेलंगाना में अपनी एक शाखा खोलने के लिए, अपनी ब्रांच स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की वोलोगोंग और डीकिन यूनिवर्सिटी के बाद मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी ने भी देश में, मतलब भारत में कैंपस खोलने के लिए आवेदन किया है। ठीक है, और आवेदन करने के बाद क्या होगा? जब इसको क्या है, मंजूरी मिल जाएगी तो ये अपना जो एक मतलब कैंपस है वो खोल सकती है। जैसे आईआईटी मद्रास जो इंडिया का क्या है, आईआईटी मद्रास है, इसने तंजानिया के जंजीबार में क्या किया? तंजानिया के जंजीबार में और कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, यहाँ पर अपने कैंपस जो है वो खोल रही है। तो ये क्या है? ये सरकारों के बीच के अनुबंध हैं। ठीक है, तो मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी क्या है? देश में, मतलब भारत में कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना में इसने क्या किया है? इसने आवेदन किया है कि तेलंगाना में ये अपना कैंपस स्थापित करेगी। क्लियर? लिंकन कॉलेज यूनिवर्सिटी पहला विदेशी संस्थान है जिसने कैंपस खोलने के लिए समर्पित यूजीसी एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए आवेदन किया है। यूजीसी ने 7 नवंबर 2023 को यूजीसी विनियम 2023 को असूचित करने के बाद दिसंबर में भारत में एफएचईआई परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन मांगने के लिए क्या किया था? एक पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, अगर बात करें मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी की, तो जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग होती है, इसमें ये 301 से 340वें स्थान के बीच में थी, जबकि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में ये 301 से 304 की जो श्रेणी थी उसके बीच में इसको रखा गया था। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। आगे क्या है? एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, क्लियर? तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? गोवा में, ठीक है, कहां पर? गोवा में क्या किया? एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे तो ये क्या है? तो ओएनजीसी क्या है? ये एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र, ओएनजीसी। ठीक है, इसका उद्घाटन किया किसने? प्रधानमंत्री ने। कहां पर? गोवा में। तो ये क्या है? समुद्री सर्वाइवल केंद्र को सर्वाइवल होगा ये। ठीक है, सर्वाइवल, हाँ ठीक, समुद्री सर्वाइवल केंद्र को भारतीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण इकोसिस्टम के वैश्विक मानकों के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए एक पहला, मतलब ये क्या है? अपने तरह का एक पहला प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, इससे प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, और कृत्रिम और नियंत्रित कठोर मौसम की स्थिति में किया गया अभ्यास प्रशिक्षुओं का समुद्री सर्वाइवल कौशल बढ़ाता है। इस प्रकार वास्तविक जीवन की आपदाओं से सुरक्षित बचने की संभावनाओं में ये क्या करता है? वृद्धि करता है। तो आपको सिर्फ ये इनॉग्रेशन याद रखना है, कहां पर किया गया और किसने किया। क्लियर? उसके बाद क्या है? ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार, ठीक है, या फिर ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो क्या किया? ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी, कौन सी कंपनी? तो
REC लिमिटेड, ठीक है, क्या नाम है इसका, REC लिमिटेड को द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए क्या है, दिया जाता है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, तो जो कार्बन उत्सर्जन होता है, आपने जैसे उससे कम कार्बन का उत्सर्जन कर दिया तो वो आप जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो REC ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है और RBI के साथ गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान PFI और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में पंजीकृत है। 2023 में $750 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए इसको ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। यहां पर देखेंगे अगर कि ग्रीन बॉन्ड क्या है, तो ये ग्रीन बॉन्ड का पूरा मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो बॉन्ड इश्यूड फॉर एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्क्रीनिंग प्रोसेस, उसके बाद प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड, उसके बाद ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, उसके बाद रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है जो चलता है। देखेंगे ग्रीन बॉन्ड क्या है, तो ग्रीन बॉन्ड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्या है, एक निवेश है जिसमें निवेशकों को एक फिक्स क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, क्लियर। इसमें सरकार की ओर से मिलने वाले पैसे का उपयोग कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली योजनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, जो कंपनी नियत कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, ठीक है, उनको वो क्या कर सकती हैं, वो उन कार्बन जो उत्सर्जन है जितना टारगेट था अगर उससे कम किया है तो जो बचा हुआ है उसके लिए वो बॉन्ड जारी कर सकती हैं, ठीक है। यह बॉन्ड एसेट लिंक होते हैं। एसेट लिंक बॉन्ड निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय होते हैं। इस कारण सरकार के लिए इन बॉन्ड पर पैसा एकत्र करना आसान होता है। वहीं एसेट लिंक होने के कारण इन बॉन्ड को सुरक्षित भी माना जाता है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस पर सरकार की ओर से टैक्स की छूट और टैक्स क्रेडिट भी प्रदान किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर जो है वो सामने आती हैं। ग्रीन बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर जो लिखा था वो भी आपको बताया और एक सरल भाषा में वो भी आपको समझा दिया। तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, जो भी कंपनी कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजनाओं पर काम करेगी, ठीक। तो उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या है, एक फेमस पर्सनालिटी उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो इनको डिप्टी CDS नियुक्त किया गया है, ठीक। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, मतलब डिप्टी CDS मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो ये इनको नियुक्त किया गया। ये अभी तक कहाँ थे, तो उत्तरी सेना कमान का नेतृत्व कर रहे थे और 15 फरवरी से ये पदभार संभालेंगे। उत्तरी सेना कौन सी है, तो उत्तरी सेना जो होती है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है, पाकिस्तान से लगी हुई सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी उत्तरी सेना प्रभाग की होती है। फोटो में आपको ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। इनको डिप्टी उप प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूज में है मियो ओका, ठीक है, मियो ओका, ठीक। इनको क्या नियुक्त किया गया है, तो इनको ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के लिए भारत का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनको क्या नियुक्त किया गया, भारत के लिए निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक। यहां पर अगर देखें तो एशियाई विकास बैंक ने मियो ओका को भारत के लिए अपना कंट्री निदेशक नियुक्त किया, ठीक है। वह ताकियो कोनिशी की जगह लेंगी, जिन्हें बैंक के मनीला स्थित मुख्यालय में दक्षिण एशिया का महानिदेशक बनाया गया, ठीक है।
अगर बात करें एडीबी की तो 1986 में इसको स्थापित किया गया था एशियाई देशों के द्वारा। ठीक, तो एडीबी 1986 में भारत में अपना काम काज शुरू करने वाले एडीबी ने भारत के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और आर्थिक वृद्धि में लगातार साझेदारी की। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है और वर्ष 2010 के बाद से सबसे बड़े उधारकर्ताओं में से एक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं किसके बारे में, एडीबी के बारे में। फिर सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो ये दोनों चेहरा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। ये कौन है, तो ये ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक हैं। और ये कौन है, तो ये विनेश फोगाट है। ठीक है, कौन है ये, विनेश फोगाट है। क्लियर। तो चेहरा मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं, तो आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत ही एक तरह से हाईलाइटेड मुद्दा था, बहुत ही मतलब एक हॉट टॉपिक था, चर्चा का विषय था, हर जगह डिबेट चल रही थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही थी। चीज़ें क्या थी कि महिला पहलवानों ने जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण शरण सिंह करके, उनके खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था। और फिर उस आरोप को लेके इन्होंने धरना दिया जंतर मंतर पे दिल्ली में। और धरने के बाद फिर धीरे धीरे चीज़ों का राजनीतिकरण हुआ। तो आपको पता होगा कि इंडिया में क्या है कि किसी भी चीज़ का जो एक तरह से राजनीतिकरण है वो बहुत ही जल्दी होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को लेके जाएंगे तो उन चीज़ों का राजनीतिकरण जो है बहुत ही जल्दी होता है। कोई भी मुद्दा होगा, वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, खेल से संबंधित हो, कोई एक बयान हो, या फिर शिक्षा का कोई मुद्दा हो, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो, किसानों का प्रोटेस्ट हो। ठीक है, कोई भी आप A to Z कोई भी चीज़ आप लेंगे तो उसमें क्या है, उसका सबसे पहले क्या होता है, राजनीतिकरण होता है। पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने वहाँ पर तर्क, अपने अपने वहाँ पर प्रतिनिधि नेता, इन सबको भेजकर उसका क्या कर सकते हैं, सत्यानाश कर देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें सामने आई थी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने, जैसे साक्षी मलिक ने क्या किया था, अपने पदक जो है वो क्या किए, वापस कर दिए। ठीक है, इनको जो मतलब यहाँ पर नवाजा गया था, जो पुरस्कार इनको दिए गए थे उसको क्या कर दिया, इन्होंने वापस कर दिया। और इन्होंने क्या बोला, कुश्ती से संन्यास ले लिया। ठीक है, तो काफ़ी एक मार्मिक दृश्य भी था, आया था कि जूते इन्होंने अपने मेज पर रख दिए, फिर बोला था कि अब मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ। तो वो ऐसा था कि इन्होंने मांग की थी कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बदलने की। तो सारा क्या है, एक पॉलिटिकल इशू है, उसको जाने देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एशियाई खेलों की पदक विजेता विनेश फोगाट ने जयपुर में भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। तो इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता। मेडल इनको किसने प्रदान किया, तो आपको दिख रही होंगी, ये साक्षी मलिक हैं, ओलंपिक पदक विजेता हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनको पदक प्रदान किया। ठीक, तो लंबे समय के बाद मैट पर, मतलब एक तरह से जहां पर कुश्ती लड़ी जाती है, तो वहां पर इन्होंने वापसी किया और मध्य प्रदेश की ज्योति पर 4-0 से जीत हासिल की। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली विनेश को ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक प्रदान किया। एक अन्य मैच में 2021 विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हरियाणा की अंशु मलिक ने 2020 एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता सरिता मोर को 8-3 से हराया। तो ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर खेली गई। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारतीय जो हांगजो में खेल हुआ था, एशियाई चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी उन्होंने, सुनील ने गोल्ड मेडल जीता था। तो उन्होंने भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है, बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये न्यूज़ जो थी निकल कर सामने आई। विनेश फोगाट पीछे
टाइम में, बहुत टाइम से न्यूज़ में थी, तो इसलिए ये न्यूज़ जो है, इनका नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद आएगा कोरोमंडल उर्वरक संयंत्र। तो आप लोगों को पता है इस पर क्या हुआ, इस पर जुर्माना लगाया गया, फाइन लगाई गई है लगभग 6 करोड़ की। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है। तो 4 फरवरी को तमिलनाडु सरकार ने एन्नौर में अमोनिया रिसाव की घटना पर गठित तकनीकी समिति की सिफारिश पर कोरोमंडल उर्वरक संयंत्र पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है। सरकार ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यूनिट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ठीक। निर्देश क्यों दिया गया, जुर्माना क्यों लगाया गया? तो ये जो उर्वरक निर्माण बनाने वाली जो कंपनी है या फिर यूनिट है, इसकी जो एक समुद्री पाइपलाइन है, ठीक है, उस पाइपलाइन से 26 दिसंबर को अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है। उसके बाद गैस का रिसाव होने पर लोगों ने बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, मतली मतलब वोमिट, इन सब चीज़ों की शिकायत की थी। इसमें लगभग 52 जो लोग थे उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब घटना हुई थी, उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। ठीक है। और इस टीम का गठन किया गया, इस टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या हुआ कि जो चक्रवात मिचोंग जो आया था, उसके कारण पाइपलाइन के चारों ओर भारी ग्रेनाइट पत्थरों के हटने से पाइपलाइन को नुकसान हुआ और अमोनिया का रिसाव हुआ। और इसी रिसाव के लिए इन पर क्या किया गया, 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो आरोपित किया गया है। क्लियर सभी लोगों को। उसके बाद न्यूज़ निकल कर आती है फीफा से। ठीक है। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है, आप सब लोगों को पता होगा, ये फीफा के द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो फीफा ने घोषणा की है कि 2026 का जो वर्ल्ड कप फाइनल होगा, ठीक है, वर्ल्ड कप मतलब जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, उसका जो फाइनल मैच होगा वो कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क में होगा। ठीक। तो फीफा ने 4 फरवरी को घोषणा की कि 2026 का वो जो वर्ल्ड कप है उसका जो फाइनल होगा न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में होगा। ये टूर्नामेंट 11 जून को मैक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एस्टेका स्टेडियम में शुरू होगा और फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा। बात करें 2026 फीफा वर्ल्ड कप की, तो इसमें 104 मैच खेले जाएंगे। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों इसके क्या हैं, मेजबान देश हैं। ठीक है। तीनों देशों में कुल 16 शहर में फुटबॉल खेले जाएंगे, मैचेस आयोजित किए जाएंगे और जो ज़्यादा मैचेस हैं, मतलब अधिकांश जो मैच हैं वो यूएसए में आयोजित किए जाएंगे। सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद न्यूज़ में है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। ठीक है। तो ये अवार्ड जो है या फिर इस इंडेक्स में जो भारत के मुकेश अंबानी हैं उनको सेकेंड रैंक जो है वो प्राप्त हुई है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, इसीलिए है। ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है कि 5 फरवरी को जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को लीडरशिप स्किल के मायने में दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक। चीन की कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआ तेंग मा इस सूचकांक में सबसे ऊपर है। ठीक है। तो फर्स्ट रैंक किसकी है, वो चीन के टेंसेंट कंपनी के सीईओ हैं हुआ तेंग मा। और सेकंड रैंक किसकी है, तो सेकंड रैंक है जो रिलायंस, या फिर आपको पता होगा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं मुकेश अंबानी। ठीक है। तो इस सर्वे में मुकेश अंबानी को जो स्कोर मिला वो 80.3 का मिला है, जबकि हुआ तेंग मा को 81.6 का स्कोर जो है वो प्राप्त हुआ है। अगर ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स की बात करें तो ये विश्व के शीर्ष जो सीईओ हैं उनके मूल्यांकन उनके ब्रांड बिल्डिंग और दीर्घकालिक मूल्य सृजन क्षमता के आधार पर करता है। ठीक है।
इसमें देखा क्या जाता है, तो इसमें सिंपली देखा ये जाता है कि सीईओ ने सभी हितधारकों जैसे कर्मचारी, निवेशक, सोसाइटी, इन सब की ज़रूरतों को सही ढंग से समझा और इसमें बैलेंस बनाया या नहीं, इनको अच्छी सुविधाएं प्रदान की या नहीं। तो इन बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, जिनका अवलोकन किया जाता है और उसके बाद ये रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। ठीक, इसके अलावा ये पूरा जो पैरामीटर्स हैं उस पर एक स्कोर कार्ड तैयार करता है और उसी स्कोर कार्ड के आधार पर ये चीज़ें होती हैं। इस इंडेक्स में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को 5वां स्थान जो प्राप्त हुआ है। 2023 में इनको 8वां स्थान 8th रैंक जो है वो प्रदान की गई थी। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अनिस शाह 6ठे और इन्फोसिस के सलील पारेख 16वें स्थान पर हैं। ठीक है, 2023 में भी मुकेश अंबानी को विश्व स्तर पर दूसरा स्थान जो है वो मिला था। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी है। क्लियर। फिर उसके बाद जो न्यूज़ है वो क्या है, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024। तो इसका पहली बार आयोजन किया गया। पहली बार कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता होगा अनुराग सिंह ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया। ठीक, तो इसकी जो घोषणा है वो जो बिम्स्टेक का चौथा शिखर सम्मेलन था। ठीक है, क्या था, बिम्स्टेक का जो चौथा शिखर सम्मेलन था 2018 में, उस टाइम नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन आप सभी को पता है इसके बाद आ गया था कोरोना और इसके चलते इस प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब घोषणा के बाद 2024 में पहली बार नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया। कहाँ पर, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल में। ठीक है, इसमें तैराकी, वाटर पोलो, डाइविंग जैसी जो प्रतियोगिताएं हैं, इसमें 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो भाग ले रहे हैं। 3 खेल स्पर्धाओं में कुल 39 पदक जो है वो प्रदान किए जाएंगे। 9 ट्रॉफियां भी इसमें प्रदान की जाएंगी। आयोजनों में 500 से अधिक एथलीट्स के आने की उम्मीद है, जिसमें बिम्स्टेक सदस्यों के 268 खिलाड़ी शामिल हैं। अब अगर बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक क्या है, तो ये 7 देशों का एक समूह है। ठीक है, क्या है, 7 देशों का एक समूह है। कौन कौन से देश हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बांग्लादेश है। ठीक, अब बिम्स्टेक का मुख्यालय भी कहाँ है, बांग्लादेश में ही है। ठीक है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, थाईलैंड है, म्यांमार है और श्रीलंका है। तो ये 7 देश जो हैं कहाँ पर हैं, बिम्स्टेक में शामिल हैं। बिम्स्टेक क्या है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है। तो बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं वो इसमें एक तरह से भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक क्या है, ये एक तरह से संस्था है जिसमें एशिया के 5 देश हैं। कौन कौन, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। और 2 सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, म्यांमार और थाईलैंड, जो एक तरह से दक्षिण एशिया में हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो सचिवालय इसका कहाँ पर है, ढाका, बांग्लादेश में। स्थापना इसकी 1997 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो थाईलैंड कर रहा है। कब से, 2022 से। अगर इसके महासचिव की बात करें तो वो इंद्रमणि पांडे हैं 2023 से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होंगी। चलिए आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, तो इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, ठीक है, क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो इन्होंने क्या किया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। ठीक है,
तो इसके पहले ये कहाँ थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में ये न्यायाधीश थे। इनकी नियुक्ति नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी। और आप सब लोगों को पता है कि इसकी घोषणा कौन करता है? तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, तो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई नाम आपको यहाँ पर याद रखना होगा। फिर उसके बाद है द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024। ये नॉट मच इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद पेपर में ना भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा जाए, लेकिन एक डेवलपमेंट था करंट अफेयर्स में, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के शीर्ष थिंक टैंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 31 जनवरी 2024 को मुंबई में NSE मुख्यालय में द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 की मेज़बानी की। यही इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, यही इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। फिर आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार। तो ये पीछे भी डिस्कस किया जा चुका है आप सब लोगों के साथ। तो एनर्जी इंडिया वीक जो है इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। ठीक, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि सहित 35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या था? इंडिया एनर्जी वीक 2024, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होना है। तो एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर क्या करेगा? आपने हिंदी में पढ़ा भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024, ठीक है, वो पूछ लेगा आपसे इंडिया एनर्जी वीक 2024। तो इसीलिए मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को बुकलेट्स भी मिलती हैं, तो उसमें भी लिखा रहता है, पेपर का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी लिखा रहता है कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की दिक्कत पाई जाती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन सी लैंग्वेज होगी? इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो इतनी इंग्लिश हमेशा तैयार रखो कि आप इंग्लिश क्वेश्चन को प्रेफर कर सकें, एक बार वहाँ पर जाके उसको देख सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास हैदराबाद, पटना, वाराणसी, जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद में क्या है? डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला जो है वो नींव जो है वो रखी गई। इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या फिर जो ASI है उसका काम क्या है? तो वो पुरातात्विक स्थलों की खोज करता है, उनका संरक्षण करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। ठीक, उसके बाद नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आप लोगों को देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय बाल भवन में, तब बाल भवन में जो प्रोग्राम होगा वो किसके लिए होगा? बच्चों के लिए ही होगा ना। और कहाँ पर? तो 2 दिवसीय उल्लास मेला। ठीक है, क्या है? उल्लास मेला, मतलब बच्चों के लिए एक कार्यक्रम है। ठीक, अब एस जयशंकर जी क्या हैं?
एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर क्या है? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्रालय संभालते हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, तो ये क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप किस तरह जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर राइट आंसर होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया? दिल्ली में 2 दिन का उल्लास मेला जो है इसका उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। ठीक, तो इसमें राज्यों और यूटी से 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ठीक, ढाका, कोलंबो, नई दिल्ली, काठमांडू। तो मैंने आपको बताया कि अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें वाटर पोलो, डाइविंग ऐसे खेलों को आयोजित किया जाएगा। 20 वर्ष से कम आयु के एथलीट्स जो हैं इसमें भाग लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी घोषणा जो है वो बिम्स्टेक का जो चौथा सम्मेलन 2018 का सम्मेलन था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो उसके बाद कोरोना आ गया तो 2024 में इसको पहली बार आयोजित किया जा रहा है। बिम्स्टेक आप लोगों को पता होगा ये खाड़ी देशों का एक तरह से समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ये देश हैं। क्लियर? अगर प्रतियोगिता का आयोजन को देखें तो ये 6 से 9 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। और बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। अध्यक्षता अभी किसके हाथ में है? तो वो थाईलैंड के पास अध्यक्षता इसकी है। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम या फिर कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन है आपके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, संस्कृति मंत्रालय। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार कर रहा है। ठीक, इस संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर यह मिशन चलाया जा रहा है। 27 जुलाई 2023 को एक इसके लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ठीक, उसके बाद किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उत्तराखंड। तो इसको बताने की जरूरत भी नहीं है, सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। कल हमने डिस्कस किया था इसको, तो कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये अभी क्या किया गया है? विधानसभा में पेश किया गया है। अब इसको क्या है? विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। अब इसको कहां भेजा जाएगा? राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और इसके बाद राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेंगे और इसी के साथ ही ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। और कानून बनने के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून बनाने वाला या फिर लागू करने वाला उत्तराखंड क्या है? पहला जो प्रदेश है, पहला राज्य है वो बन जाएगा। और अगर इसके ड्राफ्ट की बात करें तो जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी थी, अध्यक्षता किसने की थी? जस्टिस रंजना देसाई ने। ठीक, तो क्या किया जाएगा? ये क्या होगा? लागू हो जाएगा। और जब ये लागू हो जाएगा तो कल या परसों में एक पूरा एपिसोड इस पे हम लेकर आएंगे, तो वहां पर देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? ठीक है, 319, 419, 519, 619। ठीक, तो राइट आंसर है 519। 519 एयर रूट जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। किससे? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो उड़े देश का आम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक पहल थी जिसमें क्या था कि जो एक तरह से हवाई यात्रा है उसको थोड़ा सस्ता बनाया जाएगा, आम लोगों के लिए इसको कन्वीनियंट बनाया जाएगा, लोग इस पर आराम से आए जाएं।
तो उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डों और 9 हेलीपोर्ट सहित 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। बात करें इस योजना की तो उसको 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, ये थी आपकी क्लास। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी, और पसंद आई हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ एकदम ठोक के दबा के कीजिएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो जितनी भी यहाँ पर चीज़ें मिल पाती हैं सबको आपके सामने एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपके पेपर में ये काफ़ी जो आपको सहायता प्रदान करेंगी। तो चलिए इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को आपके पेपर के लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत सारा गुड लक, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें एकदम दबा के। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम जगह, सेम क्लास। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों से अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।